वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 26 फरवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। PDF और अन्य बहुत सारे मटेरियल आपको इन सभी से मिलेगा, तो जरूर विजिट करें। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट रेलवे सोलर पावर प्लांट बिन अनवील्ड रिसेंटली? हाल ही में कहां भारत का पहला रेलवे सोलर पावर प्लांट का अनावरण किया गया है? तो इसका सही जवाब है बीना। बीना कहां है? बीना है मध्य प्रदेश में। देखिए, भारतीय रेलवे के द्वारा और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे भेल कहते हैं, के सहयोग से भारत में पहला रेलवे सोलर पावर प्लांट का अनावरण मध्य प्रदेश के बीना में किया गया है। ये पहला है तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, भेल के सहयोग से ये हो रहा है रेलवे सोलर पावर प्लांट, जो कि पहला है ऐसा। तो भेल के बारे में देखते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक कौन है? तो नालिन सिंघल। आइए, रेलवे से संबंधित बातें हुई हैं तो रेलवे से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग अभी देख लेते हैं। रेलवे भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या PDF में इसको आपको मिलेगा, वहां से भी नोट कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। भारत में अभी कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो जो है वो भी इंक्लूडेड है। भारत के सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे? तो वो थे जॉन मथाई। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी कौन है? अभी विनय कुमार त्रिपाठी। ये सभी रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको। चलिए, ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। प्रश्न पर ही आधारित महत्वपूर्ण कुछ हाल फिलहाल के करंट इवेंट्स जो ऑप्शन के थ्रू आपको दिया जाएगा। ध्यान से देखिए। हैदराबाद की न्यूज में रहा है, तो हैदराबाद में ही हाल ही में भारत का पहला कोयले से मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी कौन है? तो के चंद्रशेखर राव हैं। और अभी राज्यपाल कौन है तेलंगाना के? तो तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन। जयपुर की न्यूज में रहा है, तो हाल ही में एक न्यूज था, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला कहां रखा गया है? तो ये अपने ही देश में राजस्थान की राजधानी जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का अनावरण आधारशिला रखा गया है। तो ये तो है तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो जयपुर में बन रहा है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा। तो पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व का कहाँ है? तो वो भी अपने ही देश में कहाँ है? तो वो गुजरात के अहमदाबाद में है। और उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसका नाम। इससे पहले इस स्टेडियम का नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम उसका नाम था। अभी उसको बदलकर क्या किया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो अपने ही देश भारत में है, अहमदाबाद में है, गुजरात की राजधानी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये तो हो गया पहला, और ये हो गया तीसरा जयपुर में बन रहा है। तो दूसरा भी जान लेना जरूरी रहेगा। तो वो कहाँ है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वो मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में। ये सभी रहे फैक्ट्स, आप याद रखिएगा। नई दिल्ली की न्यूज में है, तो हाल ही में शिल्प मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में ही हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं और पूर्ण राज्य का दर्जा जिसे प्राप्त है उन सभी राज्यों में राज्यपाल होते हैं, और यहाँ पे उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल अभी कौन है? तो अनिल बैजल यहाँ के अभी राज्यपाल है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी है राकेश अस्थाना। तो ये सभी फैक्ट्स दोस्तों, पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शन से भी इतने सारे जानकारी आपको मिले। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, परीक्षा उपयोगी
लगा होगा। यदि लगा है तो प्लीज़ अभी लाइक बटन दबा दीजिए। लास्ट में इस क्लास को अपने अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ज़रूर शेयर कर दें। आपका कुछ सेकंड्स का ये सहयोग हमारे लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से कर लिए हैं सब्सक्राइब तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर बस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हु हैज बीन रिसेंटली अनाउंस्ड टू बी रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः किसे नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? तो ये है राकेश शर्मा। ये पहले से यही हैं लेकिन इनको पुनः अगले 3 वर्ष के लिए इनको फिर से इसी पद पर अपॉइंट कर लिया गया है, नियुक्त करने का घोषणा किया गया है। आईडीबीआई बैंक के बारे में जानते हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। चेयरमैन वही होगा, चेयरमैन एमआर कुमार हैं। एमआर कुमार आपको याद आ रहा होगा, ये एलआईसी के भी चेयरमैन यही हैं। एमडी एंड सीईओ, चूंकि एलआईसी के द्वारा जो है आईडीबीआई बैंक में 49% से भी अधिक शेयर उसका है, एलआईसी इसमें लिया है, तो इसके भी चेयरमैन एमआर कुमार ही हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको उम्मीद करता हूँ जानकारी होगा, नहीं था तो मैंने बताया आपको। एमडी एंड सीईओ इसके आईडीबीआई बैंक के वही जिनकी चर्चा हो रही है, राकेश शर्मा प्रश्न में है। टैगलाइन क्या है इस बैंक का? तो बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, ये इसका टैगलाइन है बैंक का। आइए ऑप्शन से कुछ नई नियुक्तियां हाल फिलहाल के हम लोग चर्चा करते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। दिनेश प्रसाद सकलानी ये क्या बने हैं? तो हाल ही में इनको एनसीईआरटी के नए निदेशक अर्थात डायरेक्टर बनाया गया है, दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना एनसीईआरटी का 1961 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली ही है। चलिए, और डायरेक्टर वही हो गए दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट है गीता मित्तल, इनको क्या बनाया गया है? हाल ही में TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये गीता मित्तल को बनाया गया है। गीता मित्तल इसके पूर्व जम्मू कश्मीर की पहली मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, ये भी बात याद रखिएगा। एम जगदेश कुमार ये क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम जगदेश कुमार को। ये फैक्ट्स दूसरे प्रश्न से इतनी सारी जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेवी रिसेंटली। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? सही जवाब है मिलान 2022, मिलान 2022। और ये कहाँ हो रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2022 का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास में 40 से भी अधिक देशों के नौसैनिक दल शामिल होंगे। इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं। स्थापना इसका 26 जनवरी 1950 में। नौसेना प्रमुख अभी आर हरि कुमार हैं, इसके पहले करमबीर सिंह थे, इसे भी याद रख सकते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए कुछ, ये चूंकि वार एक्सरसाइज से युद्धाभ्यास से प्रश्न आधारित प्रश्न है, ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इकुबेरिन ये क्या है? ये भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें कौन कौन देश शामिल है? तो अपना देश इंडिया और मालदीव, ये 2 देश ये संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। किस नाम से? इकुबेरिन। शक्ति 2021 ये किन 2 देशों के बीच में? तो ये भी अपने ही देश इंडिया और फ्रांस के बीच इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है, इंडिया और फ्रांस के बीच, शक्ति 2021। और इसका इस बार जो 2021 में हुआ है ये 6ठा संस्करण हुआ है शक्ति 2021 का। और ये फ्रांस में एक जगह है ड्रैगुइगन, वहीं पे इसका आयोजन हुआ है। सी ड्रैगन ये 6 शक्तिशाली राष्ट्रों का एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत नौसैनिक अभ्यास है। सी ड्रैगन, इसमें 6 शक्तिशाली राष्ट्र भाग लेते हैं। कौन कौन है वो देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अपना देश भारत, जापान और दक्षिण कोरिया इसमें भाग लेते हैं। एक नौसैनिक अभ्यास है, नाम है सी ड्रैगन। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ पसंद आ रहे हैं। हाल ही में छोटा प्रश्न देखिए, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर बाय डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी। डीटीएच सर्विस प्रदाता डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही जवाब है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आपको याद होगा कौन है? तो ये अपने भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। इन्हीं को डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
तो ये तो रही। चलिए ऑप्शन से कुछ हाल फिलहाल के ब्रांड एम्बेसडर जो लोग बने हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अमिताभ बच्चन को पहले ये है मनिका बत्रा, ये इनको हाल ही में स्पोर्ट्स वियर कंपनी है एक, जिसका नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एडिडास। इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा को बनाया है। कौन है मनिका बत्रा? तो ये अपने देश की भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, इनको याद रखिएगा। अमिताभ बच्चन को हाल ही में एक डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है मेडी बडी। इस प्लेटफॉर्म ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अक्षय कुमार, ये भी अभिनेता हैं, इनको पहचानते ही आप। चलिए, तो इनको हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, अक्षय कुमार को। ये सभी रहे कुछ हाल फिलहाल के ब्रांड एम्बेसडर्स जो बिल्कुल अभी हाल ही में सभी लोग ये नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द थर्ड एनिवर्सरी ऑफ पीएम किसान स्कीम हैज बीन सेलिब्रेटेड, व्हेन वाज दिस स्कीम स्टार्टेड? पीएम किसान की तीसरी वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई है। तो प्रश्न है कि ये योजना शुरुआत कब किया गया था? ऐसे प्रश्न आजकल बहुत बन रहे हैं। अब योजनाएं कब स्टार्ट हुई, क्या है, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पीएम किसान योजना का तीसरी वर्षगांठ इस बार मनाया गया, तो शुरुआत कब हुआ है? आप तो इसी से निकाल सकते हैं। तीसरा इस बार मनाया गया तो 3 साल पहले जाइए, 2019 में मनाया गया होगा। लेकिन प्रश्न में आपको इस तरह से नहीं देगा जिससे कि आप रीजनिंग लगाकर अप्लाई कर अपना ये बना दें। हाँ, ये प्रश्न ऐसा हो सकता है, पीएम किसान का योजना का लॉन्चिंग ईयर क्या है? तो लॉन्च हुआ था ये 2019 में। क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे देख लेते हैं। देखिए, किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 24 फरवरी 2019 को ये पीएम किसान, जिसे पूर्ण रूप से इसे कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, शॉर्ट में इसी को पीएम किसान कहते हैं, इसका शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक वर्ष हर 4 महीने पर 2-2 हज़ार रुपये, अर्थात साल में कुल 6,000 रुपये किसानों के खाते में डायरेक्ट प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से ये हस्तांतरण किया जाता है। अंतरण अर्थात ट्रांसफर, हिंदी में इसको थोड़ा सा ज़्यादा शुद्ध हो गया। ये ट्रांसफर किया जाता है 6,000 रुपये की राशि प्रत्येक 4 महीने पर 2-2 हज़ार रुपये करके। अभी केंद्रीय कृषि और कृषि कल्याण मंत्री कौन है? किसान कल्याण मंत्री, तो ये हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी याद रख सकते हैं। आइए ऑप्शन हम लोग तो बेकार जाने नहीं देते हैं। ये तो बात हो गई कि पीएम किसान 2019 में शुरुआत हुआ था इस योजना का। बाकी ऑप्शन क्यों है ये भी जरूरी है, देख लीजिए। बाकी ये 2014 किसके लिए हमने दिया है? ऐसे तो योजनाएं और भी हो सकती हैं, मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना का लॉन्च हुआ था 2014 में। क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो आप लोग जानते ही होंगे लगभग सब कोई। तो ये वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखते हुए सभी के पास एक बचत खाता होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक के पास बचत खाता खोलने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया था 2014 में। और इसमें आसान शर्तों पर आसान डॉक्यूमेंटेशन के साथ कोई भी एक बचत खाता खुलवा सकता है। वैसे उसको नो फ्रिल अकाउंट्स कहते हैं, जो बेसिक खाते से संबंधित उसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करता है नो फ्रिल्स अकाउंट। तो ये इसका शुरुआत 2014 में किया गया था। 2015 में देखते हैं कौन सा स्कीम के बारे में चर्चा होगी। उजाला योजना 2015, उजाला योजना ये शुरू हुआ था 2015 में। क्या होता है इसमें? इसके तहत जो भी घर में पहले से 100 वाट 200 वाट का बल्ब हम लोग जो यूज करते थे, काफ़ी ऊर्जा खपत होती थी, सरकार इसको ध्यान में लाया और उजाला योजना के तहत पूरे देश में उजाला योजना को 2015 में लागू किया, जिसके तहत एलईडी बल्ब का वितरण किया जाता है। तो ये है उजाला योजना। और 2017 में तो ये है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना कब शुरू किया गया? 2017 में। सौभाग्य योजना क्या है? सौभाग्य, इसको मैं लिखता हूँ पहले तब देखिए, SAUBHAGY, सौभाग्य। इसका फुल फॉर्म होता है सहज बिजली, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका पूर्ण रूप होता है। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, बिजली शब्द इसमें आ गया। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अर्थात सौभाग्य, ये 2017 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को बिजली उपलब्ध कराना जिससे कि अंधकार दूर हो। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हमने आपको यहाँ बताया। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको, चलिए 5 सेकंड में पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं। 2019 पीएम किसान, 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना, 2015 उजाला योजना, 2017 सौभाग्य योजना। ये बस इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना के सही कार्यान्वयन के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? ये है लोकपाल।
अर्थात ओम्बुड्स पर्सन। ये शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? श्री गिरिराज सिंह है, ये है मंत्री इसके। इन्हीं के द्वारा मनरेगा योजना के सही कार्यान्वयन के लिए लोकपाल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे इंग्लिश में ओम्बुड्स पर्सन कहेंगे। और इस योजना के द्वारा शिकायतों की परेशानी मुक्त, जिसे इंग्लिश में हैसल फ्री कहते हैं, रिपोर्टिंग, वर्गीकरण और शिकायतों के निपटान की सुविधा प्रदान किया जाएगा इस मोबाइल ऐप के माध्यम से। मनरेगा क्या है? ऐसे लगभग कुछ लोग, मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। मनरेगा का पहले फुल फॉर्म देखिए, महात्मा, देखिए नरेगा से पहले जो एम लगा है ये महात्मा गांधी शब्द के लिए है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या है? तो इस योजना को पहले शुरुआत किया गया था, देखिए 23 अगस्त 2005 को एक एक्ट लाया गया, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इससे सबसे पहले महात्मा शब्द नहीं था, इसको बाद में इसमें जोड़ा गया था महात्मा शब्द को। तो ये भारतीय श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य साल में प्रत्येक जो भी मजदूर हैं, बेरोजगार हैं रूरल क्षेत्र में, उनको कम से कम 100 दिनों का काम उपलब्ध कराना, उन्हें वेतन देना, इसका रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया था। और ये 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। मनरेगा के नाम से पहले था, अब इसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न था कि इसके सही कार्यान्वयन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप? तो लोकपाल ऐप शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ मंदिर पर आधारित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका नाम है देवाय तनम, इसका आयोजन किया गया है। तो ये हम्पी में किया गया है। कहाँ है हम्पी? तो कर्नाटक में है हम्पी। यहीं पे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी के द्वारा मंदिर पर आधारित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवाय तनम का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवाय तनम का उद्देश्य मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श करना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर है द बायो एशिया कॉन्फ्रेंस 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में जैव एशिया सम्मेलन 2022 अर्थात बायो एशिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो तेलंगाना के आईटी और औद्योगिक मंत्री अभी तारक रामाराव है, उन्हीं के द्वारा हैदराबाद में 19वें, ये भी याद रखिएगा कौन सा संस्करण है, 19वें जैव एशिया सम्मेलन, जिसे इंग्लिश में बायो एशिया कॉन्फ्रेंस कहेंगे, का उद्घाटन किया गया है। और ये क्या है? तो ये विशेषकर जो लाइफ साइंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जीवन विज्ञान उद्योग का वार्षिक एक प्रमुख कार्यक्रम है। तेलंगाना में हो रहा है, तो देख लीजिए इसके बारे में। राजधानी हैदराबाद है। फॉर्मेशन इसका 2 जून 2014 में। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, हालांकि ऊपर मैंने एक प्रश्न में इसको चर्चा कर चुका था। ऐसे ही राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। नेक्स्ट देखते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 9.5%। रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा भारत का जीडीपी विकास दर 2022 के लिए 9.5% और वित्त वर्ष 2023 के लिए 8.4% का अनुमान लगाया गया है। मूडीज एक अमेरिकन व्यावसायिक वित्तीय सर्विस प्रदाता कंपनी है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। हालांकि देखिए 9 प्रश्न इससे ऊपर जो हम लोग किए वो कल के अप टू डेट थे, नए प्रश्न थे। ये 10 और 11 मैं कल के प्रश्न से यहाँ पे रिपीट कर दिया हूँ, जो काफी महत्वपूर्ण मुझे लगा, क्योंकि कल के न्यूज़पेपर से 9 प्रश्न ही महत्वपूर्ण हमें मिले थे। 10 और 11 कल मैं इस प्रश्न को, और 11वां नंबर ऑलरेडी कल ही करा चुका हूँ, मैं इसको रिपीट कर दिया हूँ। अच्छा लगा, इसलिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। और ये क्या है? तो इस पोर्टल से लोगों को प्रकृति स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की व्याख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर में है, तो आइए, जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 है। जम्मू एक विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर समर सीजन के लिए। उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर में? मनोज सिन्हा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने का घोषणा किया गया है? तो ये राजस्थान सरकार अपनी जो अभी बजट 2022-23 पेश किया है, उसी में इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इस राज्य का स्थापना 30 मार्च 1949 में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राज्यपाल कलराज मिश्रा है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, ये हम नहीं बताएंगे, ये तो क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे। ये प्रश्न कल पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था।
और उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप लोग को बिल्कुल याद होगा। नहीं याद है तो पुनः क्लास को कल का देखें या गूगल सर्च कर लें, वहाँ से प्राप्त करके इसकी जानकारी कमेंट में अवश्य करें। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर टार एजुकेशन का सहयोग करें। इस सेशन को अपने अदर एजुकेशनल ग्रुप्स, सोशल मीडिया जहां आपकी पहुंच है, अन्य दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर शेयर करें। हाँ, एजुकेशनल ग्रुप और पढ़ने वाले दोस्तों के पास ही शेयर कीजिएगा जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अदर जगह इसको शेयर करने की कोई आपको समय देने की जरूरत नहीं है। चलिए, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और ज़रूर मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।